चलिए, आज के जो हमारे अध्यापक हैं वो विवेक हैं, और पहले आज के अध्यापक से रूबरू तो हमने आपको करा दिया है, लेकिन उनके लिए सवाल है, उसके बाद उनसे बातचीत शुरू करते हैं। और ये सवाल हमें उत्तरांचल से आया है, जितेंद्र रावत जी ने भेजा है अल्मोड़ा से। और जितेंद्र रावत जी का सवाल ये है कि रुपए की चाल कैसे निर्धारित होती है, इसमें उतार चढ़ाव की वजह क्या है। विवेक, हमने देखा पिछले कुछ दिनों में खासतौर पर जिस तरीके से रुपया कमजोर हुआ है, दिसंबर में हमने देखा ऑल टाइम लो बनते हुए, और काफी हद तक उस लेवल के नजदीक पहुंच गया था। बाजार में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है। उसके चलते लगातार कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर हम बातचीत करते हैं, आईटी के बारे में बातचीत करते हैं, और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर हम लगातार चर्चा करते हैं कि रुपए में कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है, रुपए में तेजी की वजह से ऐसा हो रहा है। रुपए की चाल निर्धारित कैसे होती है, जानना चाह रहे हैं रावत साहब। क्या अध्ययन आप पढ़ाना चाहेंगे उनको? शुक्रिया विपुल। अगर देखें तो रुपए की जो चाल होती है वो सीधे डिमांड सप्लाई के आधार पर निर्धारित होती है। यानी कि अगर घरेलू मार्केट में डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा। साथ ही अगर घरेलू मार्केट में डॉलर की डिमांड कम है, रुपए की डिमांड ज्यादा है तो रुपया मजबूत होगा, डॉलर कमजोर होगा। तो डिमांड सप्लाई मिसमैच, डिमांड सप्लाई का मैच रहता है, जिसमें कि जिसका पलड़ा भारी होता है वही करेंसी मजबूत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि रुपए को कौन से ऐसे कारक है जो कि निर्धारित करते हैं कि वो मजबूत होगा या कमजोर होगा। अगर एक्सपोर्ट भारत से बढ़ रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट फ्रंट से भारतीय कंपनियां ज्यादा डॉलर कमा कर ला पा रही हैं देश में, तो वो डॉलर का तो इंडियन मार्केट में कुछ कर नहीं पाएंगी, तो वो सीधे अपने बैंक के पास जाएंगी और डॉलर को बेचेंगी और रुपए को खरीदेंगी। यानी कि रुपए की डिमांड घरेलू बैंकों के पास बढ़ेगी और डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। इसका मतलब होगा कि रुपया मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, डॉलर कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमें इस आंकड़े को ही नहीं आंकना चाहिए, हमें यह भी देखना चाहिए कि इसके साथ साथ इंपोर्ट कितना हो रहा है। अगर हो सकता है कि इंपोर्ट भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हो। अगर इंपोर्ट बढ़ रहा है, मान लीजिए कि जैसा कि भारत क्रूड ऑयल काफी कुछ इंपोर्ट करता है, और क्रूड अगर इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि घरेलू कंपनियों को की तरफ से डॉलर की डिमांड ज्यादा रहती है, वो डॉलर खरीदना शुरू करती हैं अपने बैंक से, तभी वो इंपोर्ट बिल का भुगतान कर पाएंगी। तो यहां पर भी एक पैरिटी बनानी पड़ती है, जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं, कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो हमारी करेंसी में यानी कि रुपए में मजबूती देखने को मिलेगी, और अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो हमारी करेंसी यानी रुपए में कमजोरी देखने को मिलेगी और डॉलर में मजबूती दिखाई देगी। लेकिन इसके साथ और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आके कोई बड़ा अधिग्रहण करती है। जैसे कि हमने देखा कि रिलायंस बीपी डील, बीपी ने भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो केजी ब्लॉक थे उसमें करीब 7 से 8 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। अब ये जो 7 से 8 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट होगा, ये जब ट्रांचेस में आएगा तो इसका मतलब होगा कि बीपी को भारत में एक तरह से रुपया लगाना है, लेकिन उसके पास डॉलर है या पौंड है। तो अब वो उस करेंसी को भारतीय बैंक के साथ कन्वर्ट करेगी, रुपए की डिमांड बढ़ाएगी, और वो जो डॉलर या पौंड होगा उसकी सप्लाई बढ़ेगी। तो इसका मतलब होगा कि रुपया हमारा मजबूत होगा क्योंकि रुपए की डिमांड बढ़ गई और डॉलर कमजोर होगा। विवेक, हमने देखा किस तरह इंपोर्ट का असर होता है, अब रुपए की जो उतार चढ़ाव होता है, किस तरह इंपोर्ट उससे प्रभावित होता है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें, कितना प्रभाव डालता है रुपए का उतार चढ़ाव इस पर? सबसे ज्यादा जो खैर जिस तरह से रिलायंस बीपी डील होती है, ये मुश्किल से 6 महीने में या 1 साल में 1 या 2 ही देखने को मिलती है। जो असली रुपए की जो चाल निर्धारित होती है वो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एफआईज फ्लो के आधार पर होती है। एफआईज फ्लो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इंपोर्ट में हमने बताया कि मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी को कोई बड़ी उपकरण या जैसे तेल का जो बिल हमें पे करना पड़ता है, उसके लिए कुछ पे करना है विदेश में, तो उनको डॉलर खरीदना होगा, यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर मजबूत होगा। साथ ही अगर देखें जो एफआईज निवेश है, अगर भारतीय शेयर बाजार में लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि एफआईज के पास तो डॉलर हैं, लेकिन उनको लगाना क्या है भारतीय बाजार में? रुपया। तो इसका मतलब है कि रुपए की डिमांड बढ़ेगी भारतीय बाजार में और रुपया मजबूत होगा। तो एफआईज जब भी पैसा लगाते हैं भारतीय बाजार में, तो ये माना जाता है कि रुपया मजबूती की तरफ होगा, और जब एफआईज पैसा निकालते हैं तो इसके विपरीत होता है, यानी कि रुपया कमजोर हो रहा है। अब हम इसी उदाहरण को देख लेते हैं कि पिछले अगर 1 से 2 महीने में देखें तो रुपया लगातार कमजोर हुआ है। उसके साथ साथ हमने देखा कि शेयर बाजार भी कमजोर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एफआईज पैसा निकाल भी रहे हैं। और अगर हम कुछ एक साइट्स पर जाकर देखें तो एफआईज की जो आउटफ्लो की फिगर है वो अप्रैल में करीब 1100 करोड़ डॉलर की रही है। तो इसका मतलब है कि एफआईज पैसा निकाल रहे हैं, डॉलर की डिमांड ज्यादा है, रुपए की डिमांड कम है, इसलिए रुपया कमजोर है। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आसानी के साथ आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को जो है काफी हद तक कवर किया है। सीधी भाषा में कह दें कि डिमांड सप्लाई
कि जो जिस तरीके से मांग और आपूर्ति के चलते रुपए में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है सरकार के फैसलों को लेते हुए, बहुत सारे एफआई जो है बाजार में पैसे लगाने की उतने ज्यादा इच्छुक नहीं है। अगर ये पूरी तरह क्लैरिटी हो जाती है, बाजार में निवेश दोबारा बढ़ता है, तो निश्चित रूप से बाजार में जब रिकवरी आएगी तो रुपया अपने आप थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। इस बीच बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आए, उस पर भी नजर डाल लेते हैं।